नमस्कार, जय हिंद। आज से हम क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम चूँकि हमारे आने वाले हैं और मुश्किल से 1-1.5 महीने उसके रह गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर हमने एग्ज़ाम सीरीज के नाम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। तो इसके अंतर्गत ये पहला वीडियो है। तो चैप्टर वाइज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, और जहाँ तक यही प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, तो इनको विशेषकर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो चैप्टर 1 रियल नंबर, इससे संबंधित प्रश्न हम कराएंगे। इस वीडियो को समझने के पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो हमने नंबर सिस्टम के नाम से ऑलरेडी क्लास 9th की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, उसको यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो हमें नंबर, रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं, ये हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो रियल नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकें। तो रियल नंबर हमारी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में हम इनको रेशनल नंबर बोलते हैं और नंबर 2 हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम परमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं, परमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर को हम अपरमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो परमेय संख्याएं यानी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, अंश अपॉन हर, जहाँ पर P एवं Q पूर्णांक होंगे। तथा यहाँ ये ध्यान रखना है कि Q इक्वल नहीं हो 0, क्योंकि यदि Q 0 हो जाएगा तो ये हमारी संख्या परिभाषित नहीं होगी। तो जो भी नंबर हम इस तरह से P/Q के रूप में लिख सकें वो परमेय संख्या होती है। जैसे हम 2 लिखें तो 2 को हम 2/1 करके लिख सकते हैं, तो परमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 3/2 ये परमेय संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार से अपरमेय संख्याएं जिन्हें जैसे √2, √3, √5, √7, √11, अर्थात अंडर रूट के अंदर P यानी कि ये हमारी प्राइम नंबर होगी, यानी अभाज्य संख्या। तो जब भी अभाज्य संख्या अंडर रूट के अंतर्गत हो तो हमारी वो अपरमेय संख्या होगी। तो इन से संबंधित हमें प्रश्न मिलेंगे और परमेय संख्याओं से संबंधित हमें प्रश्न मिलेंगे। और हमें इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात मिलेगी, LCM और HCF, LCM एवं HCF, अर्थात LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लघुत्तम समापवर्त कहते हैं इसको, और HCF को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त। या LCM का फुल फॉर्म होगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और HCF का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे संबंधित हमें प्रश्न हल करने को मिलेंगे। चूँकि जो सिलेबस हमारा 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो उसमें एक्सरसाइज 1.1 को हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 1.4 को भी हटा दिया गया है। और प्रश्नों को करने से पहले हमें कंपोजिट और प्राइम नंबर इनको भी जानना होगा। तो कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जो संख्या स्वयं से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो और इसके अलावा भी किसी और संख्या से भी डिवाइड होती हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो जैसे हम 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इस प्रकार से हमें, तो 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से भी, 4 से भी, 1 से भी।
यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या हम डिवाइड कर सकें, तो ऐसी संख्याएं हमारी कंपोजिट नंबर में होती हैं। और प्राइम नंबर में वे संख्याएं होती हैं जो सम और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना हो। तो यहाँ जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी प्रकार से और भी संख्याएं हमें मिलेंगी। जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी, तो इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 है, 3 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। 5 है जो 5 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। 7 1 से और 7 से। 11 1 से 11 से। तो इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब इनके अलावा हमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस चैप्टर में ध्यान रखना है, तो जिससे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जानी जाती है। तो इसके अंतर्गत हम ध्यान देंगे अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल, ये बराबर होती है संख्या कोई, यानी भाज्य संख्या। तो कहने का आशय, जैसे ही हमारे पास एक संख्या 12 है, तो इसके अभाज्य यदि हम गुणनखंड करेंगे, 12 के यदि हम गुणनखंड करें तो 2 से डिवाइड होगा 6 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके गुणनखंड मिलेंगे हमें 2 × 2 × 3। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए। तो इसको हम 2 घात 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। तो इनका यदि गुणा करेंगे तो हमें ये 12 ही प्राप्त होंगे। इसको ही हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो जब भी हमें इसमें गुणनखंड करना होंगे तो हम लिख सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो अब हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। या तो सेम यही प्रश्न आएगा या संख्याओं को बदल करके प्रश्न दिया जा सकता है। तो उसी तरीके से हम कोई भी संख्या बदल सकती है, तो उनका तरीका सेम वही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहले तो हम गुणनखंड के द्वारा लघुत्तम और महत्तम, एक प्रश्न हमारा ये अवश्य पूछा जाएगा कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 2 संख्याओं के अथवा 3 संख्याएं होंगी, उनके लघुत्तम और महत्तम समावर्त हमको पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ एक प्रश्न करेंगे 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न कि 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न हमको या तो 2 संख्याओं का मिलेगा अथवा हमें यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई मिलेंगी, लेकिन जो विधि है वो सेम दोनों में अपनानी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हल यानी 6 को लिया हमने और इसके गुणनखंड करेंगे। तो 6 को हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कोई संख्या को डिवाइड करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं। तो 6 हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे 6 डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे 10 बार, और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे 2 5 जा, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम 6 के गुणनखंड लिख देंगे यहाँ पे 2 × 3। एक को चूँकि हम लेते नहीं हैं, एक सभी संख्याओं में कॉमन होता ही है। और इसी प्रकार से हम 20 के गुणनखंड लिख देंगे यहाँ 2 × 2 × 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 और 3 प्राप्त हुए, और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 5 प्राप्त हुए। तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 पावर 2, यानी कि 2
2 बार आया तो इसको हम घात के रूप में 2 पावर 2 लिख देंगे इंटू 5 लिख देंगे। अब इनसे हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो पहले हम इनका यदि एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी दोनों गुणनखंडों में यानी इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में से सबसे कम घात वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम न्यूनतम घात वाले गुणनखंड को लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 इस पे पावर 1 है और यहाँ 2 इस पे पावर 2 है, तो ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, जबकि इसमें 3 अलग है और 5 अलग है। तो 2 पावर 1 और 2 पावर 2, तो इसमें सबसे कम घात वाला हमें 2 पावर 1 ये हुआ। तो यहाँ पर हमारा 2 पावर 1 यानी 2, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम के लिए देखेंगे कि जो कॉमन होगा इसमें उसकी अधिकतम घात लेंगे और जो शेष बचेंगे उन अभाज्य गुणनखंडों को भी शामिल करते हैं। तो एलसी तो यहाँ देखेंगे 2 पावर 1 2 पावर 2, तो इसमें 2 पावर 2 ये दोनों में कॉमन है 2, तो अधिकतम घात वाला कौन सा है 2 पावर 2, तो हम इसको ले लेंगे। और फिर 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये अधिकतम यदि मान के चलें तो यहाँ हम 3 0 कर सकते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा 1। तो यदि हम 0 घात के रूप में लेंगे और यहाँ 1 घात होगी तो अधिकतम घात कौन होगा 3 1, तो यहाँ पर हम 3 1 ले सकते हैं इंटू। इसी प्रकार से इसमें 5 मिला तो इसमें यदि 5 नहीं है तो 5 हम 0 लिख सकते हैं, तो 5 0 का मतलब होगा 1। तो अब इसमें देखेंगे अधिकतम घात कौन सी हो रही है 5 1 और 0 यानी कम घात, तो यहाँ हम 5 1 ले लेंगे। तो इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 10 5 जा 60, तो ये हमारा एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त हुआ और एचसीएफ 2 आया। अब इसको हम सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि यदि कोई 2 संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या हमें ए के रूप में दी है और दूसरी संख्या कोई बी के रूप में दी है, तो एचसीएफ यानी ए बी का एचसीएफ और एलसीएम ए बी का एलसीएम, ये हमें एचसीएफ ए बी का निकालना, एलसीएम निकालना और 2 संख्याएं ए बी हमको दी है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी और इनटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा ये हमारा ए इंटू बी, ए बी का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला होता है, या हम इसको एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको सत्यापित करना चाहें तो किसी भी प्रश्न में हमें सत्यापित करने के लिए भी बोला जा सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो और उसका सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन यदि बोला जाए तो हमें ये फॉर्मूला इसमें यूज कर देना है दोनों को ज्ञात करके। तो यहाँ हमने एचसीएफ निकाल लिया तो एचसीएफ इसका 2 आया, तो यहाँ 2 इंटू और ये एलसीएम इसका 60 आया, और हमारी जो संख्याएं हैं वो 6 इंटू 20 6 इंटू 20 हुई। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 120 हो जाएगा। तो ये हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो ये सत्यापन हुआ इस तरह से। तो हमें फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके ही नीचे हमको ये लिख करके सत्यापित करना है। तो इस तरह से हमारा ये 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 संख्याएं आएंगी तो उनका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो ये प्रश्न दिया है जिसमें कि 3 संख्याएं हैं, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जैसे हमने 2 संख्याओं वाले प्रश्न को हल किया था उसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ हम पहले 6 को
गुणनखंड से हल करेंगे। इसी प्रकार से हम 72 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और इसी प्रकार से 120 के भी अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3। इसी प्रकार इसको भी पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और ये 2 8। फिर इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 9 जा 18 होता है। अब यहाँ 3 से डिवाइड होगा ये, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी प्रकार 120 को भी डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 जा हो जाएगा। इनको भी कर देंगे 2 30, 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे 15 और 15 3 से डिवाइड हो जाएंगे 5 और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम इनको क्रम से लिख देंगे। जब भी हम प्रश्न को हल करें, हल लिखना जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे 6 इक्वल हमारे हो जाएंगे 2 × 3 और 72 ये हमारे इक्वल हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और 120 ये इक्वल होंगे 2 × 2 × 2 3 × 5। तो इनको हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 2 घात 1 × 3 घात 1। इसी प्रकार से 2 2 2 यानी कि 2 3 टाइम्स आए हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 3 2 टाइम्स हैं, तो 3 पावर 2। यहाँ देखेंगे 2 3 टाइम्स हैं, तो 2 पावर 3 × 3 एक बार आया तो 1, 5 एक बार तो 1। अब देखेंगे इनका हम LCM और SCF। तो पहले हम SCF निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ देखेंगे इनके गुणनखंडों में कि जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो इसकी हम मिनिमम पावर देखते हैं। तो जो यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं और जो कॉमन में हैं उनकी मिनिमम पावर को हम SCF के रूप में लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 पावर 3 2 पावर 3 2 पावर 1। तो 2 पावर 1 ये हमारी न्यूनतम घात वाला है, तो 2 पावर 1। अब देखेंगे इनमें भी 3 3 3 ये कॉमन है तीनों में, तो इसमें सबसे कम 3 पावर 1 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 1। तो 3 पावर 1 यानी ये हमारी सबसे न्यूनतम घात वाला गुणनखंड है। और 5 जो कि कॉमन तीनों में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि महत्तम में हमें जो कॉमन मिले और जो न्यूनतम पावर वाली हो संख्या उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा SCF के रूप में। अब हम इसमें LCM लेंगे, LCM। तो LCM में हम देखेंगे कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है, तो जो कॉमन है उसमें अधिकतम घात वाला गुणनखंड लेंगे और फिर जो तीनों में कॉमन नहीं है उसमें उसको भी हम ले लेंगे। अर्थात ये तो कॉमन है तो अधिकतम घात वाला, तो जैसे जो नहीं है पिछले सवाल में किया था, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है तो इसको हम 5 0 बोल सकते हैं, इसमें 5 नहीं है तो इसको हम 5 0 बोल सकते हैं। तो इसमें अधिकतम वाला कौन होगा, ये। तो इसी प्रकार से 3 में अधिकतम वाली ये संख्या होगी और 2 2 2 कॉमन है, तो इसमें अधिकतम वाली चाहे इसको लें या इसको लें, कोई भी एक ले लें, तो इसको ले लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 3 पावर 2 × 5 पावर 1। तो ये अधिकतम घात वाली हमने जो कॉमन मिली तीनों में, वो हमने अभाज्य गुणनखंड ले लिए। अब इनको हम थोड़ा एक्सपेंस कर देंगे, तो 2 2 2 × 3 × 3 × 5 इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा LCM हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 × 3 3 जा 9 × 5। तो यहाँ हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 का पहले कर लें, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40 × 9, तो यहाँ हो जाएगा 36 0। तो ये हमारा
LCM आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में हमें थोड़ा सा जो हमारे एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है एक प्रश्न, तो उसमें हमें HCF और LCM के रूप में लिख करके दिया है, तो छात्र कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये प्रश्न हम देखते हैं कैसा होगा, उसका भी हम LCM HCF करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो जिसकी संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से मिलेगा कि यदि HCF 306,357 का 9 हमको दिया गया हो, तो इसका मतलब है कि 306 ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और इनका HCF 9 दिया हुआ है, तो ये HCF हमारा 9 ये दिया हुआ है। तो हमको LCM 306 657 अर्थात इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो हम हल लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि HCF हमें ये ज्ञात है। तो हमने सूत्र आपको बताया था कि HCF इंटू LCM ये इक्वल होता है A इंटू B। तो A माने ये संख्या और B का तात्पर्य यानी कि ये दूसरी संख्या। ये दोनों संख्याएं दी हैं जिनको हम A और B के रूप में यहाँ लेते हैं। तो अब देखेंगे कि HCF 306 657 यानी A का मतलब है 306 इंटू 657 और HCF इनका दिया हुआ है यहाँ 9। तो LCM हमको निकालना है। तो यहाँ LCM इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 657 और अपॉन में हमें ये 9 यहाँ डिनोमिनेटर में प्राप्त होंगे। अब इनसे हम इनको भाग दे देंगे तो हमारा अभीष्ट LCM हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 9 से हम डिवाइड करें जैसे इनको, तो डायरेक्ट यदि 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से ये हो जाएगा 3 3 जा 6, 3 1 जा 0, 3 2 जा 6। अब इनसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये LCM हमारा होगा यहाँ 34 इंटू 657। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा LCM 22,338 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रश्न दिया गया है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त होती हो। अब चूँकि ये हमारा एक्सरसाइज का प्रश्न है और एक प्रश्न ऐसा ही हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ 6 के स्थान पर उसमें 4 पावर n मिलेगा, यहाँ इसके स्थान पर 4 पावर n मिलेगा। तो ये प्रश्न आ जाए या इस प्रकार से आ जाए, या हमें कोई दूसरी भी संख्या दी हो, तो हमें करना सेम तरीके से ही है। ये संख्या दी हुई है 6 पावर n, तो ये बताना है कि ये शून्य पर समाप्त होती है क्या, तो इसकी जांच करना है। तो हमें ज्ञात है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि उनमें 2 और 5 मौजूद है तो वो संख्या हमारी शून्य पर समाप्त होगी। तो यहाँ देखेंगे हम कि संख्या 6 के गुणनखंड, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड होंगे हमारे 2 इंटू 3। तो यहाँ देखेंगे कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 इंटू 5 पावर n या 2 पावर n इंटू 5 पावर m प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हों। होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हमें 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है। तो चूंकि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है,
इसीलिए 6 पावर n का कोई मान नहीं है, कोई मान नहीं होगा जो 0 पर समाप्त हो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि 4 पावर n इसका कोई मान ऐसा पूछते हैं कि जो 0 पर समाप्त हो, तो यहाँ देखेंगे 2, ये 2n लिख सकते हैं इसको, तो 2 जा 4, तो यहाँ 2 × 5 के रूप में नहीं है ये, यानी सिर्फ एक गुणनखंड हमें 2 मिला, तो यहाँ गुणनखंड 2 हुआ, जबकि 5 नहीं है, तो इस संख्या का मान भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ इस प्रकार से हमारा ये आंसर हुआ, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें जो एक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछा जा सकता है परमेय अपरमेय से संबंधित, अर्थात हमें कोई अपरमेय संख्या होगी तो हमें सिद्ध करना होगा उसे कि ये अपरमेय संख्या है, तो उसको हमें प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के माध्यम से हल करना होता है। तो उसे कंजेक्चर यानी कि अनुमान के द्वारा हम मान लेते हैं और फिर उसे हम प्रूव करते हैं। तो ये विरोधाभासी नियम का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम में हमें √2, √3, √5, √7, √11, √19 इस प्रकार से कोई भी जो अपरमेय संख्या होगी उसको दे सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि उन्होंने दे दिया कि प्रूव करिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, या √3 एक अपरमेय संख्या है, या √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमारी एक्सरसाइज में √5 पूछा गया है, जबकि √2 और 3 ये हमें एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं। तो इनमें से कोई भी एक प्रश्न हमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम √5 को हल करेंगे। तो यहाँ हमें लिख करके एग्जाम में आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अंडर में ये संख्याएं अपरमेय होती हैं, लेकिन फिर भी हमको इन्हें सिद्ध करने को बोला जाएगा कि इनको कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि ये अपरमेय संख्या है। तो हल, तो पहले हम इनको एज्यूम कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे कि √5 एक परमेय संख्या है। यदि अपरमेय नहीं है तो क्या है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अर्थात अपरमेय संख्या नहीं है, ये हमने माना, ये मान लिया। तो यदि परमेय संख्या ही होगी तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते a/b के रूप में, जहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a एवं b ये क्या है? पूर्णांक है और परमेय के रूप में है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तथा सह अभाज्य गुणनखंड 1 है इसका, तभी वो परमेय संख्या होगी। तो इसको हम अंग्रेजी में को-प्राइम बोलते हैं। तो अब इनको देखेंगे हम कि यदि दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो √5 इसका स्क्वायर हो जाएगा और a/b इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √ का वर्ग होगा। तो हम जानते हैं कि दो सेम √ में संख्याएं होती हैं, तो ये √5 हमारे कितने हो जाएंगे? 5। ऐसे ही यदि √2 इंटू √2 तो हमारे 2 हो जाएंगे। तो हमें ये √5 यानी 5 का स्क्वायर, तो √5 का ये स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब √ और स्क्वायर हो तो √ स्क्वायर दोनों गायब हो जाएंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 5 और इक्वल हो जाएगा ये a²/b²। तो यहाँ ध्यान देंगे हम कि b² को हम यहाँ लाएंगे और इक्वल
ए स्क्वायर अपॉन ये 5 हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य होगा कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। तो यदि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा नियम होता है। तो जैसे मान लो 3 का स्क्वायर जैसे 9 हुआ, तो 3 का स्क्वायर यदि 3 से डिवाइड है यानी 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इनको यदि हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी संख्या है यदि वो उसका स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी उससे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a अपॉन 5, यानी a भी 5 से डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा तो कोई ना कोई इसका हमें भागफल यहाँ प्राप्त होगा, c के रूप में हम उसको लिख लेते हैं, या कोई भी यहाँ कुछ भी संख्या मान सकते हैं। तो 5 से यदि डिवाइड करेंगे a को तो मान लो c बार ये डिवाइड हुआ, तो ये कोई इंटीजर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती। तो अब यहाँ a यदि रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 5c। तो a की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 5c। तो a के स्थान पर हम 5c लिख देंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल a, तो a के स्थान पर 5c और इसका हम स्क्वायर कर देंगे अपॉन 5। तो यहाँ देखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल तो 25 हो जाएगा और इंटू सी का स्क्वायर और अपॉन ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 से ये डिवाइड हो सकते हैं। फिर अब हमें ये बताना है कि बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ हम इससे डिवाइड कर देंगे 5 बार। तो बी स्क्वायर इक्वल ये 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हम इसको लिख सकते हैं 5c स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं c स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 5। तो जैसे कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल दें यहाँ, और इसको हम इक्वेशन 2 बोल दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि समीकरण 1 व 2 में तो a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि a और b दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो a एवं b संख्या 5 से विभाज्य है। तो संख्या 5 से विभाज्य है तो ये हमारा सह अभाज्य गुणनखंड हुआ इसका। तो एक के अलावा ये हमें एक अतिरिक्त गुणनखंड प्राप्त हो गया, तो इससे ये परमेय संख्या हो जाएगी। जबकि सह अभाज्य गुणनखंड 1 है। तो इस प्रकार ये परस्पर विरोधी परिकल्पना हुई। तो हम कह सकते हैं तो इसके अनुसार a अपॉन b परमेय संख्या हुई एवं √5 भी परमेय होगी। जो कि सत्य नहीं है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ हमने अजम्पशन के रूप में विपरीत बात मानी। तो a अपॉन b परमेय के रूप में निकली और √5 जबकि अपरमेय है। तो
a/b बराबर ये नहीं हो सकता, तो ऐसा संभव है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब चैप्टर 1 से रिलेटिव ये हम अंतिम प्रश्न करेंगे, जो कि संभावित प्रश्न है। यदि उन प्रश्नों में से कोई प्रश्न नहीं आता है तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं, जबकि सेम उसी के अनुसार हम इसको भी हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत जैसे हमसे पूछा गया कि √5 या 5 माइनस √3, या पूछ सकते हैं 3 + 2 √5, या पूछ सकते हैं 1/√2 या 7 √5। तो इनमें से कोई भी इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जैसे हमने √3 को हल किया था तो √3 या √5 या √7 आएगा। यहाँ जैसे 7 √5 है तो √5, 5, 3, तो 5 को हम हल कर चुके हैं। तो हम बता सकते हैं कि चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय को हम जोड़ेंगे तो हमारी वो अपरिमेय संख्या ही होती है, या परिमेय संख्या में हम अपरिमेय को घटाएं तो भी हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, या परिमेय संख्या में अपरिमेय का हम भाग दें तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कोई भी इंटीजर या परिमेय संख्या में अपरिमेय का मल्टीप्लाई करें हम तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इन 4 बातों को हमें ध्यान रखना है। तो इनको संदर्भित करके हम बता सकते हैं कि हमारी संख्या ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर हम कोई एक ले लेंगे, जैसे मान लो 3 + 2 √5 ली हमने, तो पूछेंगे यहाँ सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे, तो माना कि 3 + 2 √5 = a/b ये परिमेय है, तो ये अपन ने मान लिया। अब देखेंगे यहाँ अंडर रूट वाली संख्या को हम एक साइड रखेंगे और बगैर अंडर रूट की हम एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 √5 = a/b, 3 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3। तो 2 √5 इक्वल हो जाएगा यहाँ a माइनस, इनका एलसीएम लेंगे तो 3b/b हो जाएगा। अब सिर्फ √5 को हम लेंगे तो ये हमारा a - 3b/2b हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी कोई ना कोई इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर से यदि इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही प्राप्त होगा, और 2 भी इंटीजर से यदि डिवाइड करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये इंटीजर नंबर हमें एक परिमेय संख्या के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। तो a - 3b इनको यदि सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी। मान लो यहाँ 5 है या 25 है, जो भी है, b यानी कि 2 मान लें, तो 2 3 6 हो जाए, इनको घटाएंगे और इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें परिमेय के रूप में ही संख्या प्राप्त होगी यहाँ। तो a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। तो a - 3b/2b = √5 है, तो इसका मतलब है कि ये भी परिमेय होगी। तो ये कल्पना के अनुसार जो हमने माना उसके अनुसार √5 भी परिमेय होगी, तब √5 भी परिमेय होगी, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 2 परस्पर विरोधी बातें निकल के आती हैं। तो यहाँ चूंकि परिमेय संख्या वो इक्वल अपरिमेय संख्या, तो a - 3b/2b तो ये परिमेय संख्या होगी, √5 अपरिमेय संख्या होगी।
तो ये परस्पर विरोधी बातों को दर्शाती है। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या के इक्वल ये नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या है। अब इस नियम के अनुसार देखेंगे तो ये परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं इसे हम, और 2 कोई भी संख्या का गुणा अपरमेय संख्या से होगा तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो परमेय प्लस अपरमेय इक्वल अपरमेय हो जाएगी। तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं परमेय प्लस अपरमेय, तो हमारी ये अपरमेय होगी। और यहाँ 2√5 यानी कि परमेय इंटू अपरमेय, तो ये हमारी होगी अपरमेय। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं ये तो इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये अपरमेय होगी। तो इस प्रकार से हमारी संख्या 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। तो इसी प्रकार से हम इनको भी हल कर सकते हैं। तो 1/√2 है, तो 1/√2, तो इनमें यदि √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे √2/2 हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं √2 एक अपरमेय संख्या है और 2 परमेय संख्या है। तो अपरमेय में परमेय का यदि भाग देंगे तो हमारी ये अपरमेय संख्या ही होगी, या हम इसको भी a/b के रूप में मान करके हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस एक्सरसाइज के जो भी थे उनको हमने हल किया। तो इन प्रश्नों में से ही कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, यानी इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। अंतर यदि हो सकता है तो यहाँ संख्याओं को बदल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद।